हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्टडी 91 पर स्वागत है। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, जिसको कहते हैं हिंदी में कथन एवं पूर्व धारणा। ठीक है, तो देखिए ये सारे जो टॉपिक हैं, आपका जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक रहने वाले हैं बच्चे, इन सब में कोई भी मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बस आपको थ्योरी को ध्यान पूर्वक समझना है और आपको देखना है कि जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न दिख जाए, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कौन सा तरीका अप्लाई करना है जिससे आप अपने आंसर को चूज करोगे तो वो एग्जाम में गलत ना हो। क्योंकि जनरली यही होता होगा कि आप जब भी लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न को अटेंड करते होंगे, 90% चांस है कि आप उसको गलत ही अटेंड करते होंगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से सोच रहे हो और एग्जामिनर अपने हिसाब से सोच रहा है। ठीक है, तो पूरा खेल जो लॉजिकल रीजनिंग का होता है वो आपके ऑब्जर्वेशन का होता है, आपके वे ऑफ थिंकिंग का होता है। और मैंने आपको बताया था कि आपको समझ लेना है, जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, प्रश्न जिस चीज से रिलेटेड हो उसके सबसे बड़े ऑफिसर आप बन जाओ और फिर देखो कि प्रश्न कोई भी आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि जब भी लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करना है, एज ऑफिसर सॉल्व करना है, ऑफिसर बन के सॉल्व करना है। क्योंकि आज नहीं तो कल आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वही परेशानियां आपको दी जाती हैं कि आप अगर एज ए ऑफिसर होते और आपके सामने ये परेशानी आ जाती तो आप किस हिसाब से डिसीजन लेते, किस हिसाब से अपनी कार्यवाही करते, कौन सा आपका एजम्पशन होता, यही सारी चीजें आपके लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक में आती हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी थोड़ी सी कुछ बेसिक बात कर ली जाए, फिर हम लोग आएंगे ढेर सारे प्रश्नों की श्रृंखला पर। तो कुछ बेसिक बात कर ली जाए बच्चा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आज का टॉपिक है आपका स्टेटमेंट और एजम्पशन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। चलिए अब अगर इस टॉपिक की बात की जाए जिसको कहते हैं हिंदी में कथन एवं पूर्व धारणा। क्या कहते हैं बच्चा? कथन एवं पूर्व अवधारणा। कथन एवं पूर्व अवधारणा। ठीक है, पूर्व अवधारणा। ठीक है, अब देखिए कथन एवं पूर्व अवधारणा होता क्या है? इसका नाम है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, एजम्पशन। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो शब्द हैं, एक शब्द है स्टेटमेंट और दूसरा शब्द है एजम्पशन। एक का नाम है कथन और दूसरे का नाम है पूर्व अवधारणा। ठीक है, अब पहले तो ये जानो कि स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सीधा सा डेफिनेशन स्टेटमेंट का ये होता है कि किसी भी विषय के संदर्भ में, किसी भी विषय के संदर्भ में जो हम अपनी राय रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? स्टेटमेंट कहलाता है। किसी भी विषय के संदर्भ में, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, आपके किसी लेसन से रिलेटेड हो, उस पर जो हम अपनी राय रखेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब किसी भी स्टेटमेंट को सुनने के बाद या किसी भी स्टेटमेंट को जब मैं कहूंगा तो मेरे दिमाग में भी कुछ बातें आएंगी और जो मेरा स्टूडेंट सुन रहा है उसके दिमाग में भी कुछ बातें आएंगी। ठीक है, तो जो बातें उनके दिमाग में उत्पन्न हो रही हैं वही क्या कहलाता है? वही एजम्पशन कहलाता है। मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ अपना कथन दिया, उसके आधार पर आपने अपने दिमाग में कुछ एज्यूम किया और मैं भी जब वो कथन बोल रहा हूंगा तो मैं भी अपने दिमाग में कुछ एज्यूम कर रहा हूंगा। यही दोनों का एज्यूम करना ही क्या कहलाता है? एजम्पशन कहलाता है। ठीक है, सोचना। ठीक है, यहां पर क्या है? सोचना। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड होता है एजम्पशन और दूसरा वर्ड होता है प्रिडिक्शन। दूसरा वर्ड क्या होता है बच्चा? प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन। ठीक है, अब एजम्पशन और प्रिडिक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है और अगर आप इन दोनों अंतर को पहचान लोगे तो आप किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब देखिए बच्चा एजम्पशन क्या होता है? किसी के बारे में मैंने कुछ बोला और आपने जो एज्यूम किया वो आपका क्या कहलाएगा? एजम्पशन कहलाएगा, क्योंकि आप मेरे क्या हो? स्टूडेंट हो। लेकिन कोई ऐसा लड़का जिसने मेरी कभी भी क्लास नहीं की, जिसने मेरी कभी भी क्लास नहीं की, आज पहले दिन क्लास करने आया हुआ है
है, मैं उसके सामने हो सकता हूं जो बोलूं वो जो एज्यूम करे, और जो बाकी बच्चे जो डेली क्लास करके हमारी क्लास कर रहे हैं वो जो एज्यूम करे, दोनों के एज्यूम में क्या होगा, अंतर होगा। अब एक बंदा जो पिछले 1 महीने से क्लास कर रहा है, वो मेरी बात सुनने के बाद जो उसके दिमाग में ख्यालात आएंगे वो होगा एजम्पशन, और जो बच्चा आज पहली बार क्लास कर रहा होगा, मेरी बात सुनने के बाद उसके दिमाग में जो ख्याल आएगा वो होगा प्रेडिक्शन। ठीक है, अब अंतर क्या है एजम्पशन और प्रेडिक्शन पे? मैंने किस बेसिस पे बोल दिया कि जो बहुत पहले से क्लास करता हुआ आ रहा था उसके लिए वो एजम्पशन है, और जो आज पहले दिन क्लास करता हुआ उसके लिए प्रेडिक्शन है। आखिर ऐसा क्या है दोनों में अंतर? ठीक है, तो देखो, जो एजम्पशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जो एजम्पशन होता है बच्चा, वो क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो प्रेडिक्शन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब है क्या? पॉजिटिव का मतलब है क्या? पॉजिटिव का मतलब यह है कि मेरे द्वारा दिए गए कथन के बारे में हमेशा सकारात्मक सोच जो रखेगा बच्चा, वही क्या कहलाता है, एजम्पशन का। मैं कुछ भी बोलूं, आप हमेशा मेरा क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, कभी भी आप मेरा विरोध नहीं करोगे। और ये सपोर्ट एक दिन के बेसिस पे नहीं तैयार होगी, मैं कुछ भी बोलूं आप सपोर्ट करने लगे। ये सपोर्ट आप किस बेसिस पे कर रहे हो? क्योंकि आप मेरे 1 महीने से क्लास करते हुए आ रहे हो, और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, आपको मेरे वे ऑफ स्पीकिंग का तरीका, आपको मेरे नोट डाउन करने का तरीका, ये सब तरीका अच्छा लगा है, जिससे आपके और हमारे बीच में एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है। इस वजह से आप मेरी बातों को मान रहे हो। ठीक है, मतलब हमारे और तुम्हारे बीच में एक बेस तैयार हो गया है। तो सीधी सी बात है कि एजम्पशन का कोई ना कोई बेस होता है और प्रेडिक्शन का कोई बेस नहीं होता। जैसे मैं आज आपकी क्लास खत्म करूं और मैं बोलूं कि अब हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम पर, ठीक है, तो आप मुझसे ये नहीं पूछने जाओगे सर कि हम कहाँ मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, किस टॉपिक के साथ मिलेंगे, आप मुझसे ये पूछने नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर डेली इतने बजे इस ऐप पर लाइव आते हैं। ये क्या है? ये आपका एजम्पशन है। मैंने आपको नहीं बताया कि हमने केवल इतना कहा कि कल मिलेंगे, लेकिन आपसे मुझसे ये नहीं पूछा कि कल कितने बजे मिलेंगे, किस ऐप पर मिलेंगे। ये आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया, ये आपने अपने आप में क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। और ये एज्यूम किस बेसिस पे किया? क्योंकि मैं रोज डेली इसी टाइम पर इतने बजे आपकी क्लास लेते हुए आया हूं। ठीक है, तो एजम्पशन जो होता है उसका एक बेस होता है, वो किसी एक रिलेशन के आधार पर तैयार होता है, जबकि प्रेडिक्शन का कोई बेस नहीं होता है। अब जैसे जो बच्चा पहले दिन क्लास करने आया, तो वो आज मेरी केवल पहले दिन की क्लास किया है, तो उसका कोई हमारे लिए बेस तैयार नहीं हुआ है। वो जो मेरे बारे में सोचेगा, वो कहेगा कि हो सकता है कि कल आए या ना आए। वो जब तक 5-6 दिन क्लास नहीं कर लेगा रेगुलर उसी समय पर, तब तक वो किसी चीज की गारंटी नहीं लेगा। तो सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट का सपोर्ट करता है, वही एजम्पशन हमेशा हमारे कथन में अंतर्निहित होगा, और जो आपका पूर्वावधारणा है, वो जो स्टेटमेंट का सपोर्ट नहीं करेगी, वो कभी हमारे स्टेटमेंट में अंतर्निहित नहीं होगी। सीधी सी बात है कि जितने भी एजम्पशन होंगे वो हमेशा स्टेटमेंट का क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उसके फेवर में होना चाहिए, कभी उसका विरोध या उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। चाहे हम जैसे भी बात करें, ठीक है, हम जो कुछ भी बोले, लेकिन आपको हमेशा मेरा क्या करना है, हमेशा स्टेटमेंट का क्या करना है, सपोर्ट करना है, कभी भी विरोध नहीं करना है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपका एजम्पशन होना चाहिए वो उस स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जो आपका एजम्पशन होना चाहिए वो उस स्टेटमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ बोला और आप एज्यूम कुछ कर लिए, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कल 5 बजे सभी को अब अगली क्लास करने के लिए आना है, और आपने ये एज्यूम कर लिया कि कल 5 बजे मिठाई बटेगा, ठीक है, या 5 बजे रिजल्ट आएगा। तो मैंने तो क्लास के लिए बोला ना, और आप एज्यूम किसके लिए कर रहे हो, मिठाई बटने के लिए, ठीक है, या आपका रिजल्ट आने के लिए, मैं कुछ स्पेशल बताऊंगा, ये आप एज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो
ये एज्यूम क्या है, मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो तो ये आपका एजम्पशन क्या है, इलॉजिकल है। ठीक है, इलॉजिकल है, ये हमारे स्टेटमेंट से संबंधित नहीं है। तो जब भी आपका कोई ऐसा एजम्पशन जिसका कोई हमारे कथन से लेना देना ना हो, ठीक है, जो हमारे कथन से लेना देना ना हो, अस्पष्ट हो, ठीक है, उस एजम्पशन को कभी भी हमारा कथन अंतर्निहित नहीं करेगा। तो आई बात समझ में? तो सीधी सी बात यह है, 2 पॉइंट आप ये याद रखना कि आपका जो एजम्पशन होना चाहिए, वो हमेशा स्टेटमेंट का क्या करना चाहिए, फेवर करना चाहिए। ठीक है, फेवर करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चा? हमेशा स्टेटमेंट का क्या करना चाहिए, फेवर करना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा क्या है, कभी भी हमारे स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी हमारे स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए और स्पष्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे स्टेटमेंट का क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो सीधी सी बात, 2 बातें मैंने बताया कि कभी भी आपको जो व्यक्ति बोले उसका कभी भी क्या करना है, कभी भी विरोध नहीं करना, हमेशा सपोर्ट करना है। और जो आपका एजम्पशन होना चाहिए वो आपका लॉजिकल होना चाहिए, हमेशा स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है बच्चा, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देन आफ्टर ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज की क्लास का पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया, एक कथन दिया गया, कहीं पर नोटिस लगा है, कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें, यहाँ मोबाइल फोन वर्जित है। कृपया शांति बनाए रखें, यहाँ मोबाइल फोन वर्जित है। ठीक है, यह आपका कहीं पर नोटिस लगा हुआ है, पूर्व अवधारणा आपको दी गई है। दूसरा, पहला दिया गया, लोग सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, लोग सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है, अब भी लोग अपने मोबाइल का प्रयोग करेंगे, अब भी लोग अपने मोबाइल का प्रयोग करेंगे, तीसरा, जो लोग वहां आते हैं, जो लोग वहां आते हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब देखो, आपका एक कथन दिया गया है कि कृपया शांति बनाए रखें, यहां मोबाइल फोन वर्जित है। यहां मोबाइल फोन क्या है बच्चा, वर्जित है। ये आपका कहीं पर सूचना लिखा है, किसी भी जगह पर, कोई स्कूल हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई थिएटर हो सकता, थिएटर तो नहीं होगा, वहां तो ऑलरेडी आवाज आती है। ठीक है, कोई बस स्टैंड हो सकता है, कोई रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर हो सकता है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया कि आप द्वारा कही गई कोई भी बात क्या कहलाती है, आपका कथन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पर बोला कि भैया शांति बनाए रखें, यहाँ पर मोबाइल फोन वर्जित है। अब ये बताइए कि जब आप इस स्टेटमेंट को दे रहे होंगे तो आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी, ठीक है, और आप जिससे बोल रहे होंगे उससे ये मान के चल रहे होंगे कि हमारा उसका बाउंडेशन क्या है, अच्छा है। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया
था कि जो भी आपका एजम्पशन होना चाहिए वो हमेशा कथन का क्या होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा उसके क्या होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए। अब देखिए पहला क्या कह रहा है कि लोग सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तो क्या ये आपके दिए गए कथन के फेवर में है? बिल्कुल है भाई, अगर हम लिख रहे हैं तो हम तो यही मानेंगे ना कि हमारे सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ें, तो पहला क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है कि अब भी लोग अपने मोबाइल का प्रयोग करेंगे, तो क्या ये इसका फेवर कर रहा है, क्या ये इसका सपोर्ट कर रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मोबाइल फोन वर्जित है, तो हम ये मानेंगे कि लोग हमारी बात को क्या करें, माने, तो ये क्या होगा, गलत होगा। और फिर तीसरा क्या कह रहा है कि जो लोग वहां आते हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब बताओ बच्चा कि कहीं पर हमने ये लिख के नोटिस लगाई है, कहीं पर हमने ये नोटिस लिखा हुआ है कि कृपया शांति बनाए रखें, यहाँ पर मोबाइल फोन वर्जित है, तो भाई लोग पढ़े लिखे हैं इसीलिए तो हमने लिख के नोटिस लगाया। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर हम जो वहां पर नोटिस लगाते वो इंडिकेशन के रूप में लगा देते। भाई अगर लिखे हैं, लिख के नोटिस लगाए हैं, तो मतलब ये पता होगा जो हमारा वक्ता होगा, ये जो हमारा देखने वाला होगा कि लोग पढ़े लिखे होंगे, तभी तो वहां पर लिख के नोटिस लगाया। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट का क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो अब हमारे प्रश्न का आंसर आएगा कि स्टेटमेंट जो पहला और तीसरा है वो हमारे कथन में क्या है, अंतर्निहित है। वो हमारे कथन को क्या कर रहा है, इम्प्लिसिट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, इम्प्लिसिट कर रहा है, ठीक है। वो हमारे कथन में क्या है, अंतर्निहित है, ठीक है। आपको विकल्प में यही देगा कि केवल पहला अंतर्निहित है, केवल दूसरा अंतर्निहित है, कि दोनों अंतर्निहित है, कि दोनों अंतर्निहित नहीं है। क्लियर है, बताइए। तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैंने दो चीजें बताई, आपको केवल दो चीजें करना है। पहली चीज कि जो भी आपका एजम्पशन होना चाहिए वो आपके स्टेटमेंट का क्या करे, फेवर करे, क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट हो, जो आपका एजम्पशन होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव होगा तभी वो आपके स्टेटमेंट में अंतर्निहित होगा, अगर निगेटिव होगा, आपके कथन के अगेंस्ट होगा, तो वो हमारे आपके उसमें अंतर्निहित नहीं होगा, ठीक है। चलो तो चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चले आज के प्रश्न पर। तो चलो पहला प्रश्न ले लेते हैं। बताइए, ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक कथन दिया गया है, ठीक है, और दो आपकी क्या है, दो आपकी पूर्व अवधारणा है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी पूर्व अवधारणा हमारे कथन को, ठीक है। सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है, ठीक है। अब पूर्व अवधारणा क्या है, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। अब ये बताओ कि क्या ये जो दिया गया पूर्व अवधारणा है ये हमारे स्टेटमेंट का फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भाई अगर सरकार ने अनाज देने के कार्यक्रम की घोषणा की तो भाई सरकार के पास पर्याप्त धन होगा तभी तो वो दे पाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे स्टेटमेंट का एजम्पशन, हमारे स्टेटमेंट का फेवर कर रही है। फिर क्या कि हो सकता है कि इन कार्यक्रम में प्रभावित लोगों को कम से कम एक दिन का, एक बार का खाना मिल जाए, ठीक है। तो बिल्कुल भाई अगर सरकार ने सूखा प्रभावित लोगों को एक दिन का अनाज या अनाज काम के बदले अनाज देने का किया है, तो उसका तो ये होगा ना कि कम से कम एक दिन का तो भोजन मिल ही जाएगा। तो ये दोनों ही हमारे कथन का क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि कथन एक और दो दोनों पूर्व धारणा क्या है, अंतर्निहित है, ठीक है। या आप इस तरीके से भी दे सकते हो कि अगर आप सरकार हो और आपने कोई चीज दिया, आपने कोई स्टेटमेंट दिया, तो आपके दिमाग में भी कुछ चीजें आ रही होंगी, आपके दिमाग में भी कुछ चीजें आ रही होंगी ना जिसको आप ये स्टेटमेंट दे रहे होंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में भी जो चीजें आ रही होंगी वो भी आपका एजम्पशन हो सकता है, और अगर वही दोनों आपके इसमें पाए जाए तो वो भी पूर्व धारणा अंतर्निहित होगी। जैसे देखो, अगर आप सरकार हैं और आपने काम के बदले अनाज देने की घोषणा की, तो देखो आपके दिमाग में क्या आएगी, भाई इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि, भाई मेरे पास निधि थी तभी तो हमने
घोषणा किया और दूसरा कह रहा है कि कम से कम एक दिन, तो बिल्कुल हम तो यही सोचेंगे कि एक दिन का अनाज मिल जाए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्या है, राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों को अधिक संख्या में मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया। अब पूर्व धारणा क्या है, हो सकता है विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दे। क्या कह रहा है कि हो सकता है कि जो विनियामक निकाय है वो राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई, ठीक है। तो देखो ये क्या कर रहा है, सीटें मंजूरी करने के लिए आवेदन किया। तो भाई जब ये आवेदन किया तो ये क्या कर रहा है, भाई आवेदन एक्सेप्ट होगा तभी तो ये इसका सपोर्ट करेगा। दूसरा क्या कर रहा है, हो सकता है कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर ले, तो ये भी इसका सपोर्ट कर रहा है। भाई दोनों ही सपोर्ट कर रहा है, तो जो भी स्टेटमेंट हमारे इसका सपोर्ट करता है वो आप में से क्या कहता है, अंतर्निहित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 कि आपका जो पहला और दूसरा पूर्वाधारणा है वो आपका अंतर्निहित है। क्लियर है ना, एक बार देखते चलो, क्लियर है ना, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो बताना। चलो अगले प्रश्न पे चलो। अब देखो अगला प्रश्न फटाफट पढ़ो, बताओ क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए और बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए क्या कह रहा है बच्चा कि नगर निगम में मानसून आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% की कमी करने की घोषणा की गई है, ठीक है। 50% की कमी कर दी, डिडक्शन कर दिया गया, ठीक है। किसमें, शहर में पानी की जल आपूर्ति। तो पहला कह रहा है कि हो सकता है कि लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करें। अब ये क्या कह रहा है कि 50% की कमी। अब अगर हम नगर निगम का विरोध करने लगे, अगर हम नगर निगम का विरोध करने लगे तो हम हमारे स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये हमारे स्टेटमेंट का क्या करेगा, अगर ये चीज इसका विरोध करने लगे तो ये स्टेटमेंट का क्या करेगा, ये स्टेटमेंट का क्या करेगा, फेवर में होगा कि अगेंस्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट का क्या है, फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है, तो ये बिल्कुल सही नहीं। दूसरा क्या कर रहा है कि हो सकता है कि नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल है, ठीक है। नगर निगम कर को कम कर दे। अब देखो ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा कि हमेशा जो आपका एजम्पशन होना चाहिए वो स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपूर्ति को कम अधिक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कर की बात कर रहा है। तो भाई ये तो इसके रिलेटेड है ही नहीं, वो आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड है ही नहीं। तो जो रिलेटेड नहीं है वो आपका तो बिल्कुल ही नहीं सही होगा। तो इसका हो जाएगा कि ना तो पहला ना दूसरा अंतर्निहित है। आगे बात समझ में, क्लियर है ना। चलिए सारा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस जो तरीका बता रहा हूं उन चीजों का ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। बस मैं जितनी चीजें बता रहा हूं उतनी चीजों का आपको ध्यान देना है। बताइए क्लियर है ना। अब एक बार पढ़िए प्रश्न और बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। पढ़िए, कह रहा है कि राज्यकर्मी को की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए, देते हुए नहीं, इसे देखते हुए, इसे क्या करते हुए, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। पहली पूर्व धारणा क्या कह रहा है कि हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले, ठीक है। अब देखो तो एक पखवाड़े से, जैसे सरकार क्या कह रही है कि अगले पखवाड़े तक सारे स्कूल बंद कर रही है, तो हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले। तो एक ही पखवाड़े के लिए बंद कर रही है, हम यही जूम भी कर रहे हैं, तो ये इसका सपोर्ट कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि हो सकता है कि छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला पूर्वावधारणा अंतर्निहित है, केवल पहली पूर्वावधारणा अंतर्निहित है। बताइए समझ में आ रहा है कुछ। हमेशा मैंने बताया कि दो चीजें आपको करना है, पहली चीज तो आपको कभी उसका विरोध नहीं करना है स्टेटमेंट का, और दूसरा चीज आपको कोई ऐसा एजम्पशन नहीं करना है जो आपका इलॉजिकल हो, ठीक है, जिसका कोई स्टेटमेंट से संबंध ना हो। आ रही बात समझ में। चला जाए अगले क्वेश्चन में, बताइए फटाफट, बताइए कोई दिक्कत हो तो बताओ, चला जाए। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं।
पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। ठीक है, कह रहा है कि हो सकता है कि भविष्य में लोग रेल पटरियों पर ना चले। जुर्माना लगाने का यही होता है, यही मतलब होता है कि लोग आगे से ऐसी गलती ना करें। तो ये बिल्कुल इसमें हमारा अंतर्निहित है। कहता हो सकता है कि लोग पटरियों को पार करते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो पहला वही इसका फेवर कर रहा है और यही हमारा क्या है, अंतर्निहित है। इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहली पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है। क्लियर है ना? चलिए अगले देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार से खड़े रहे। फिर कह रहा है कि हो सकता है कि अगले 6 महीने तक शहर में कोई अन्य एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित ना हो। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा भाई। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के बहुत, इससे अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, इससे थोड़ी ना, ये इलॉजिकल है, ये हमारे कथन से रिलेटेड नहीं है। अगला क्या कर रहा है कि हो सकता है कि जो कतार में खड़े थे उसमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टिकट मिल जाए। तो आपका इस प्रश्न का आंसर होगा कि केवल दूसरी पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है। केवल दूसरी पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। केवल दूसरी पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है कि हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने अनियमित दूरी पर गति सेवा और हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्दिष्ट करते हुए बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आगे गति अवरोधक है, कृपया धीमे चलें। अब देखिए क्या कह रहा है पूर्व अवधारणा। हो सकता है कि अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अगले वाहन गति सीमा हो सकता है अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अगले वाहन गति सीमा के भीतर चलाएं। बिल्कुल सही है। आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है, नजरअंदाज करते हैं, लेकिन नजरअंदाज करेंगे तो हमारे इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि पहला, केवल पहली पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है। एक बार देख लीजिए, बताइए कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। क्लियर हो गया ना? बताइए, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? केवल पहली पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है। ठीक है, केवल पहली पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है। ठीक है, यही आ रहा होगा ना सबका। देखिए क्या कह रहा था कि आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से वाहन चलाते हैं। हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने नियमित दूरी पर गति सेवा और हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्दिष्ट करते हुए बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं। ठीक है, आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से। तो क्या ये हमारे कथन का सपोर्ट कर रहा है? एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। क्या ये हमारे कथन का सपोर्ट कर रहा है? ऐसा है क्या कि हमारे कथन का सपोर्ट कर रहा है? देखो एक बार इसको दूसरे को देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। ठीक है, एक बार दूसरे को देख लेते हैं फिर से। एक बार थोड़ा सा दूसरे को चेक कर लो। ठीक है, देखिए दूसरा क्या कह रहा है बच्चा। दूसरा कह रहा है कि आमतौर पर मोटर चालक, क्या कह रहा है कि आमतौर पर मोटर चालक, ठीक है, ऐसे चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से। ठीक है, तो देखो ये भी एक बात को इसको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर पुलिस अथॉरिटी को थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसा बोर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये इसी के फेवर में है, ये कहीं ना कहीं इसी के फेवर में है। ठीक है, कि हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने नियमित दूरी पर गति सेवा और हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्दिष्ट करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं। तो भाई अब इसका जो फेवर करें तो पहला करें कि हो सकता है कि अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर गति सीमा के भीतर चलाए। बिल्कुल चलाएंगे भाई अगर बोर्ड लगा। दूसरा कह रहा है आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से वाहन चलाते हैं। ठीक है, आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से वाहन चलाते हैं। ठीक है, तो
इसका बिल्कुल सही है, पहला ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो गया, हमको लगा कि केवल नोटिस के बारे में कह रहा है, अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे कथन का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तो केवल पहला ही सही है। चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर करने के लिए, सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि प्रबंधन ने उसकी कई मांगे नहीं मानी थी। वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा। ठीक है, करने के लिए नहीं, दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि प्रबंधन ने उसकी कई मांगे पूर्ण। हो सकता है कि संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग न ले, हो सकता है कि प्रबंधक वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे। ठीक है, तो बिल्कुल ही ये दोनों ही सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों ही सपोर्ट कर रहा है, पहला और दूसरा। भाई दूर रहने के लिए कह रहे हैं, कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो भाई हो सकता है कि कार्यक्रम में भाग ना ले, बिल्कुल सही है, और हो सकता है कि रद्द कर दे, तभी तो इसका सपोर्ट होगा। भाई अगर हम कहीं पे हड़ताल कर रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि जिस चीज की वजह से हड़ताल कर रहे हैं वो चीज ना चले। ठीक है, तो वही चीज है, तो ये दोनों सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर 5। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। बताओ, क्लियर है? ऑप्शन नंबर 5। चलिए आगे, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई। पूर्व धारणा, विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। हो सकता है कि अधिकांश परिवार के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग ले। चलिए बताइए अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर कमेंट करिए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताइए जल्दी से कमेंट करिए बच्चा, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बताइए। क्या होगा? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है, पढ़िए। कथन, हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने नियमित दूरी पर गति सेवा और हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्देशित करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए। देखिए क्या है कि जब बहुत तेज वाहन कोई चलाने लगता है, ठीक है, तो उस पे वाहन पे नियंत्रण के लिए आपने देखा होगा कि बोर्ड लगे रहते हैं कि भाई आगे ब्रेकर है या आगे हॉस्पिटल है, आगे स्कूल है, कृपया धीमे चले। ठीक है, तो अब अगर कोई व्यक्ति बोर्ड लगा रहा है, जैसे अगर मैं अथॉरिटी हूं और मैं ये बोर्ड लगा रहा हूं और मैंने कहीं पर ये वो बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड, साइन बोर्ड लगवाए हुए हैं नोटिस लगाकर, तो मेरे दिमाग में क्या बातें आई होंगी। अगर वो बातें जो आई होंगी अगर वही आपके इस एजम्पशन में होगा तो वो एजम्पशन हमारे कथन को क्या करेगा, अंतर्निहित होगा। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं। पहला करते हैं कि हो सकता है, पहला क्या कह रहा है बच्चा, पहला कह रहा है कि हो सकता है कि अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अगले वाहन गति सीमा के भीतर चलाए। बिल्कुल, अगर हम आपको ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल हम ये मानेंगे कि उसका लोग फॉलो करें और उसको धीमा चलाएं। अगला कह रहा है कि आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से वाहन चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होगा। भाई ऐसा होता था तभी ना हमने बोर्ड लगाया, भाई ऐसा वहां पर हो रहा था तभी तो हमने बोर्ड लगाया, नहीं तो हमको बोर्ड लगाने की जरूरत क्या थी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को जो व्यक्ति दे रहा है, ये स्टेटमेंट जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, समझ लो कि ये जो स्टेटमेंट है वो आप खुद दे रहे हो, आप
अब अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे होगे तो आपको स्टेटमेंट देते समय कुछ चीजें दिमाग में आएंगी, कुछ चीजें आपके कुछ दिमाग में कुछ एजम्पशन आएगा। अगर वही एजम्पशन आपके दिए गए कथनों में मौजूद हो, दिए गए पूर्वधारणा पे मौजूद हो, तो वो हमारे कथन का अंतर्निहित करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला कह है कि कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर करने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधक ने उसकी कई मांगे नहीं मानी थी। ठीक है, चलिए क्या हो गया कि कहीं पर कोई यूनियन है, ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट यूनियन है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय यूनियन है और उसकी कोई बात नहीं मानी जा रही है, उसके वजह से वो कह रहा है कि हम इस बार एनुअल फंक्शन पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो उसने दे दिया। अब मान लीजिए कि आप ही हैं, आप ही किसी यूनियन के अध्यक्ष हैं और आपने अपने एम्प्लॉइयों को कहा, आपने अपने कलीग्स को कहा कि भैया इस बार हम लोग इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। तो जब आप इस चीज को कह रहे होंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आ रही होंगी। अब देखिए क्या कर रहा है, हो सकता है कि संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना ले। तो क्या अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपके ऐसा करने पे क्या आपकी ये चीजें दिमाग में आई होंगी? बिल्कुल आई होंगी। तो ये तो पहला अंतर्निहित होगा। दूसरा क्या है कि हो सकता है कि प्रबंधक वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे। तो क्या ये बताइए कि अगर आप अपने एम्प्लॉइयों से कह रहे हो कि भैया आपको उस कार्यक्रम में भाग नहीं लेना है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वो रद्द हो जाएगा? ऐसा तो आ ही नहीं रहा होगा। भाई अगर रद्द होने की बात होती तो फिर आप उसमें भाग लेने या नहीं लेने की बात ही नहीं उठाते। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये बिल्कुल गलत होगा। तो केवल पहला अंतर्निहित होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा कि केवल पहला अंतर्निहित होगा। ठीक है, दूसरे के बारे में रद्द कर देगा तो फिर तो हमारा हड़ताल है वो तो सफल होगा ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल पहला। अगला देखिए, गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई। ठीक है, चलिए अब पूर्व धारणा क्या दिया गया? विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। ठीक है, अब देखिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। मान लीजिए मैं ही सरपंच हूँ, ठीक है, और मैंने गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी के पारिवारिक के मुखिया बुलाए। ठीक है, तो कह रहा है कि विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। तो ये तो इलॉजिकल है। पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ उससे नहीं मतलब है ना भाई। अब हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब हम बैठक को बुला रहे हैं। तो जब अब बैठक को बुला रहे होंगे तो हमारे दिमाग में ये थोड़ी ना होगा कि हमने पहले क्या किया था। ठीक है, अब आगे क्या होगा? इस चीज को बोला तो आगे क्या इसका असर होगा वो आपका एजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, एजम्पशन कभी पहले का नहीं होना चाहिए। देखो ये तो इलॉजिकल हो गया। ठीक है, ये इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। अब देखो अगला क्या कह रहा है, हो सकता है कि अधिकांश परिवार मुखिया के सरपंच बुलाई गई बैठक में भाग दे। ये देखिए ये होगा, अगर सरपंच आपको बैठक को बुला रहा होगा तो उसके दिमाग में केवल यही बात आ रही होगी कि लोग बैठक में क्या करेंगे? भाग लेंगे। ये नहीं होगा कि पहले क्या किया क्या नहीं किया। तो ये केवल दूसरा अंतर्निहित होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल दूसरा अंतर्निहित है। दूसरा पूर्व धारणा हमारे कथन में अंतर्निहित है। ठीक है, चलो आगे देखो। नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। अब देखिए आप नगर निगम के कोई ऑफिसर हैं और आपने कह रहे हैं अपने लोगों से कह रहे हैं कि भैया आप लोग बाढ़ आने वाली है, आप ऊंची जगहों से चले जाओ। ठीक है, अब देखो अगर आप किसी कंसर्निंग एरिया के ऑफिसर हो ना तो आपको क्या करना होता है? आपको एरिया के लोगों को उस एरिया में रखकर ही उसका सॉल्यूशन प्रदान करना होता है। ठीक है, जैसे बाढ़ आई तो थोड़ी देर के लिए उस एरिया के आसपास कोई जो ऊंची जगह होगा वहां पर आप शिविर बनाओगे, वहां पर खाने की व्यवस्था करोगे। जब तक बाढ़ है तब तक लोग वहां पर जाएंगे और फिर वापस बाढ़ खत्म हो जाएगी तो फिर उचित स्थान पर पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर कि बाढ़ आने वाली है भैया ऊंची जगह पर चले जाओ, तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही
रही होंगी, जो चीजें आ रही होंगी अगर वही आपके इसमें मौजूद है तो वो एजम्पशन हमारे स्टेटमेंट का या हमारे द्वारा कही गई बातों का फॉलो करेगा, वो या उस पर अंतर्निहित होगा, अन्यथा वो अंतर्निहित नहीं होगा। तो देखो पहला क्या हो सकता है कि झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ दे। भाई शहर छोड़ने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं और राज्य में कहीं और। भाई शहर छोड़ दोगे तो फिर आप तो नगर निगम के जो अधिकारी हो तो या तो आप चाहोगे नहीं कि लोग शहर छोड़े, आपसे बस आपने रिक्वेस्ट किया है कि भाई ऊंची जगह पे चले जाओ, ठीक है, रहने सभी लोगों को मानसून ऊंची जगह पे, शहर छोड़ने के लिए आपको नहीं कह रहा है। हो सकता है कि तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगह पर आकर रहने की कोशिश करें, ये आपका सही है, ठीक है। केवल दूसरी, भाई आपका जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है वो वहीं पर रह के प्रोवाइड कराना, ये नहीं कि भाई वहां पर कहीं ऊंची जगह भी होगा ना, शहर से किसी को छोड़ना तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे ऑफिसर के पास डाल रहे हो। भाई किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो किसी दूसरे ऑफिसर के अंडरटेकिंग में होंगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां रह गई, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि चक्रवातीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचारी प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया। जैसे मान लीजिए आप कहीं के कंसर्निंग ऑफिसर हो और आपको मालूम चला कि वहां पर बार बार तूफान आ रहा है, आपने नया ज्वाइनिंग किया, तो आप क्या कोशिश करोगे कि भाई बार बार तूफान आ रहा है तो अब ऐसा किया जाए कि वहां पर जो तार वाली व्यवस्था था उसको खत्म करके और बिना तार के, ठीक है, वायरलेस चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो वही अगर आपने ऐसा निर्णय लिया तो आपने ये निर्णय लिया होगा तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आई होंगी। पहला चीज, चक्रवाती तूफानों के कारण दूरभाषी संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है, ठीक है, चक्रवाती तूफानों के कारण दूरभाषी संपर्क, ठीक है, बिल्कुल जो तार वाला है वो भंग हो सकता है। बेतार संचार प्रणाली चक्रवाती तूफानों में सक्षम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों ही अंतर्निहित होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दोनों अंतर्निहित है, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए, अब मान लो आप भारत सरकार हो और आपने जांच के लिए कमेटी बनाई, तो जब जांच के लिए कमेटी बनाए होगे तो आपके दिमाग में क्या चीजें आई होंगी, जो चीजें आई होंगी अगर वही आपके दिए गए कथन में मौजूद होगा तो ये पूर्व धारणा आपके कथन को क्या करेगी, कथन में अंतर्निहित होगी, इम्प्लिसिट होगी। पहला क्या कर रहा है, समिति के सदस्यों में जांच करने की अपेक्षित विशेषज्ञता हो सकती है। भाई वो उसके लिए एलिजिबल होंगे तभी तो आप उनको जांच कमेटी में रखोगे, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, इसके पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे उस उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपने सभी दस्तावेजों को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। भाई अगर आप कोई जांच कमेटी बैठा रहे हो तो आप तो यही कहोगे ना कि जितने लोग उसमें शामिल है उनके दस्तावेज आपके अंडर में आ जाए, ऐसा तो नहीं चाहोगे ना कि वो पहले दस्तावेज को नष्ट कर दे। तो ये दूसरा बिल्कुल नहीं होगा, पहला होगा। तो केवल पहली पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधक ने बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने, मान लीजिए आप कहीं के सीईओ हो, ठीक है, कहीं के चीफ मैनेजर हो और आपकी कंपनी घाटे में जा रही है। अब घाटे में जा रही है तो आपने एक निर्णय लिया कि भाई आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी बाजार में कमी हो गई, तो जिससे घाटे में आने लगी, तो आपने क्या किया कि आपने अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया। अब जब आप कंपनी के चीफ मैनेजर होते हुए संख्या घटाने का निर्णय ले तो कुछ चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, जो चीजें दिमाग में आ रही होंगी अगर वही आपके पूर्व अवधारणा में मौजूद है तो आपकी पूर्व अवधारणा आपके कथन को क्या करेगी, कथन में अंतर्निहित होगी। पहला क्या है, कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में जारी रह सकता है। भाई बिल्कुल जारी रह सकता है, तभी तो आपको ये कदम उठाने की जरूरत पड़ी, अन्यथा क्या जरूरत थी। अगर आपने अगले 5-6 महीनों 1-2 साल का एक्सपेक्ट किया होगा तभी तो इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा कि अपने कर्मचारियों को आपको हटाना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही। दूसरा क्या, यह कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना व्यवसाय कर सकती है। यह कंपनी अपने, बिल्कुल भाई अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो कि अपने एम्प्लॉय को कुछ कम कर रहे हो तो आपको ये पता होगा ना कि जितने एम्प्लॉय कम
कर रहे हैं, जितने बचेंगे आप उसके साथ भी अपने उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, तभी तो आप ऐसा निर्णय लोगे। अगर आपके दिमाग में हल्का सा भी आ जाएगा कि भाई जितने बच रहे हैं उससे तो बिजनेस ही नहीं चल पाएगा, तो आप फिर कमी क्यों करोगे? ठीक है, तो ये भी सही होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दोनों अंतर्निहित है। ठीक है, चलो अगला देखो क्या कह रहा है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों के परिचय, आधारभूत सुविधाओं एवं शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण शीघ्र करा ले। ठीक है, सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सभी लोग अपना क्या करा ले, रजिस्ट्रेशन करा ले। अब देखिए क्या कह रहा है, अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं के ऑफिसर हैं, ठीक है, आप यूपी गवर्नमेंट है और आपने ये निर्णय दिया कि भाई जितने भी कोचिंग संस्थान है सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो जब आपने ये रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया होगा तो आपको इस आदेश देते समय आपके दिमाग में कुछ चीजें आई होंगी ना। अब देखिए वो चीजें अगर आपके पूर्व अवधारणा में मौजूद है तो वो पूर्व अवधारणा उस कथन में अंतर्निहित होगा, अन्यथा नहीं। तो देखो पहला क्या करें, वैसे सभी कोचिंग संस्थानों जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं एवं शिक्षक नहीं है बंद हो सकती है। बिल्कुल भाई, अगर नहीं होगा तो आपके दिमाग में यही होगा ना कि नहीं करेंगे तो बंद कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी कोचिंग संस्थान अब इसके बाद विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी केवल इसमें जो बात कही गई है वो समान शुल्क लेने देने की बात नहीं कही गई है। ठीक है भाई, आप क्या कह रहे हो, आप जब ये बताओ कि आप जब कोचिंग संस्थानों को बोले कि सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करा लिए तो केवल आपके बाद में दिमाग में ये बात आएगी कि आप रजिस्ट्रेशन कराने को बोल रहे हो तो अगला व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब वो विद्यार्थियों से क्या लेगा, क्या नहीं लेगा, समान शुल्क लेगा नहीं लेगा, ये तो अभी आपके दिमाग में इतने कथन बोलने से तो नहीं आएगा ना। तो आपका केवल पहला सही होगा, दूसरा क्या होगा, गलत होगा। तो इससे होगा कि केवल पहला निष्कर्ष अंतर्निहित है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि जो व्यक्ति 3 लाख से ऊपर प्रतिवर्ष अर्जित करता है उसको स्टैंडर्ड कटौती के रूप में 5,000 रुपए प्राप्त हो सकता है प्रतिवर्ष। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि जो व्यक्ति 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष अर्जित करता है उसे स्टैंडर्ड कटौती के रूप में 5,000 रुपए प्राप्त होता है। लोग इस निर्णय का स्वागत कर सकते हैं और सरकार अपने निर्णय को क्रियान्वयन करने के समर्थन दे सकती है। बिल्कुल सही है, हमें हमेशा निर्णय करना, इस निर्णय से हानि होने वाले राजस्व की हानि सरकार सहन। देखिए कभी भी हमको हानि की बात नहीं करना है, हमें कभी भी जो भी स्टेटमेंट हो उसकी हानि की बात नहीं करना है, हमेशा उसका क्या करना, सपोर्ट करना है, हमेशा उसके क्या रहना, फेवर में रहना। तो यहाँ पर केवल पहली पूर्व अवधारणा क्या है, अंतर्निहित है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि मार्ग X में अधिक से अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि भाई कोई आपके घर से हवाई अड्डे तक जाने का कोई रास्ता है और आप ये कह रहे हो किसी से कि भाई निर्धारित समय पर हवाई अड्डा में पहुंचना मुश्किल हो गया। तो भाई क्यों मुश्किल हो गया, आपके दिमाग में क्या बात आई होगी? पहला कह रहा है निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना हमेशा, ये गलत है। दूसरा कह रहा है हवाई अड्डा तक और दूसरा कोई आसान सुविधा मार्ग नहीं है, तभी तो आप कहोगे कि मुश्किल हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, अंतर्निहित है। चलिए अगले पे चलते हैं। राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ भी खर्च करना जरूरी नहीं है। राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की टैंकर उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ भी खर्च करना जरूरी नहीं है। पानी के टैंकर उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठनों को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के अभाव में कमी को पानी के टैंकर पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ भी खर्च करना जरूरी नहीं है। पहला पूर्व धारणा करके पानी के टैंकर उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठनों को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। दूसरा कह कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के अभाव या कमी को पानी के टैंकर, बिल्कुल सही यही होगा। ठीक है, इसीलिए आपसे कह रही है कि आपको टैंकर उपलब्ध कराने पर पैसा खर्च नहीं करना है। अगर आपको करवाना ही है तो कोई बांध बनवाने का टेंडर पास करवाइए। ठीक है, कोई नदी निकलवाने का टेंडर पास कराइए, जो पास की नदियां हैं उनसे होता नहीं है कि नहर निकलवाते हैं, ठीक है, उसका टेंडर पास कराइए। अगर भाई सूखाग्रस्त एरिया है तो टैंकर से थोड़ी ना वो कमी पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें केवल दूसरी पूर्व अवधारणा अंतर्निहित होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है। यदि नियोक्ता अपने भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान नहीं करता है
तब आप न्यायालय के पास क्यों नहीं जाते? पूर्व अवधारणा, नियोक्ता और कर्मचारियों में यदि विवाद हो तब न्यायालय हस्तक्षेप करता है। नियोक्ता के लिए कर्मचारी को भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि नियोक्ता अपने भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान नहीं करता है तब आप न्यायालय के पास क्यों नहीं जाते? पूर्व नियोक्ता और कर्मचारी यदि विवाद हो तब न्यायालय हस्तक्षेप करता है। बिल्कुल सही है, यदि विवाद होगा तभी तो हस्तक्षेप करेगा। दूसरा कह रहा है कि नियोक्ता के लिए, दोनों ही अंतर्निहित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ठीक है, देखें। चलिए, तो देखिए आपके सेशन में केवल इतना ही। ये आपके ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो कुछ आइडिया मैंने दे रखा है कि जब भी आपको आंसर देना है, ठीक है, जब भी आपको स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपके दिमाग में क्या चीजें होंगी। पहली चीज कि स्टेटमेंट जिस चीज से रिलेटेड होगा, समझ लो कि वो स्टेटमेंट आप खुद दे रहे हो, वो स्टेटमेंट आप खुद दे रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद और दूसरी चीज ये कि वो स्टेटमेंट देते समय जो चीजें आपके दिमाग में आई होंगी, अगर वही पूर्व अवधारणा आपके प्रश्न में दी गई है तो वो बिल्कुल वो दोनों पूर्व अवधारणा आपके कथन में अंतर्निहित होगी। और अन्यथा अगर वो दोनों आपके प्रश्न वो दोनों जो दिमाग में आई होगी अगर वो नहीं मौजूद होगा तो वो आपके अंतर्निहित नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में केवल इतना ही चीजें समझ में आई होंगी। देखिए ये कोई फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक नहीं है, जिन चीजों को ध्यान में रखना है वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।